इस चैप्टर में से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इस चैप्टर की मदद से आप कुछ क्वेश्चंस कर सकेंगे। ये तो थी एग्जाम के रिलेटेड बात। और अगर कोई बंदा मूव हो रहा है फ्रॉम RHEL 5 या 6 से 7 पे या 8 पे डायरेक्टली, तो ये जो चैप्टर है ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे इस RHCS से ट्रैक का, क्योंकि यही वो बिग चेंज है जो 6 से 7 में मूव होने के लिए की गई है। बाकी तो इन्हांसमेंट्स हैं, बाकी न्यू फीचर्स हैं, बट ये एक ऐसी बड़ी मेजर चेंज है जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर चेंज किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बिहेवियर चेंज किया है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी एप्लीकेशन के साथ एक्ट करता है, उसने उसे कैसे स्टार्ट करना है, कैसे ऑफ करना है, कैसे इनेबल करना है, ये जो सब कुछ है, ये इस जो चेंज है जो अभी हम पढ़ने लगे हैं इसके बाद हुआ है। उससे पहले कुछ बिहेवियर ऑपरेटिंग सिस्टम का किसी और तरीके से था। तो अभी जैसे मैंने ऊपर लिख दिया है, कंट्रोलिंग सर्विसेज एंड डीमंस, जो हमने अभी पढ़ना है, ये एक बिग चेंज है। अच्छा, अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जस्ट ये मेमोराइज करें। अगर आपने सब ने पाकिस्तान से या किसी बाहर जगह से कहीं से डिग्री की है, तो हम एक प्रोसेस पढ़ते होते हैं जिसे हम नॉर्मली बूट सीक्वेंस कहते हैं। बूट सीक्वेंस का मतलब ये है कि जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने से लेके लॉगिन होने तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या 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 करता है और किन किन स्टेजेस से गुजर के आपके सामने लॉगिन स्क्रीन आती है। तो मैं क्विकली क्या करता हूँ, रिव्यू करने के लिए जस्ट मैं लिख देता हूँ, ताकि अगर आपको क्लियरिटी नहीं है तो क्लियरिटी हो जाएगी। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड व्हेन सिस्टम स्टार्टअप। अच्छा, एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सर जी इसे पढ़ने की जरूरत क्या है, जब इसका एग्जाम से भी कोई ताल्लुक नहीं है और एक चेंज है, तो ये तो बताई भी जा सकती है, तो क्यों हम इसका इतना थारो डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि इसको पढ़ने के बाद ही तो आपको समझ आएगी कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करना कैसे है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बिहेवियर है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, जो कि अभी इससे पहले आपको क्लियर शायद नहीं होगा, अगर आप RHEL 5 या 6 पे काम कर रहे हैं उसके बाद इधर मूव हुए तो समटाइम क्या होता है कि हमारे सामने नई प्रोडक्ट आती है, हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, काम कर भी लेते हैं, बट कहीं ना कहीं हम एक जहनी कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि यार ये कैसे हो रहा होगा। तो ये जो कैसे हो रहा होगा उसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो मैं तेजी के साथ थोड़ा लिख लेता हूँ कि जब भी सिस्टम स्टार्ट होता है, या व्हेन वी स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम OS, तो हम क्या करते हैं, बल्कि OS भी क्या, हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, यानी कि पावर ऑन करते हैं। तो जो बूट प्रोसेस स्टार्ट विद बायोस इनिशियलाइजेशन। तो सबसे पहले तो टास्क होता है ये, बायोस क्या करती हैं, बायोस स्कैन हार्डवेयर, स्कैन कह दूं या मैं चेक कह देता हूँ सर, हार्डवेयर। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, बायोस हार्डवेयर को स्कैन कर लेती हैं, चेक कर लेती हैं, देन द बूट लोडर इज लोडेड ग्रब।
तो अब ये बूट लोडर क्या है और ग्रब क्या है, ये एक सेपरेट क्वेश्चन है जिसको मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। फिलहाल आप इतना अंडरस्टैंड करें कि जैसे ही हम सिस्टम का पावर का बटन प्रेस करते हैं, तो सिस्टम स्टार्ट होता है, हमारे सामने एक काली सी स्क्रीन आ जाती है, समटाइम आजकल जीयूआई आ गई है। खैर वो स्क्रीन आती है और हम प्लग झपने में भी हमें पता नहीं चलता कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी जो हमारी स्टोरेज ड्राइव्स हैं वो काफ़ी एडवांस आ गई हैं और काफ़ी तेज़ हैं, और हमारा जो बायोस का वर्जन है वो भी चेंज हो गया है। अब वो क्या चेंज हुआ है, ये भी एक सेपरेट कहानी है, तो आई एम नॉट गोइंग इन इनटू दैट डिटेल। बस मैं बता रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है। अब जो बूट लोडर है देन लोड्स हार्ड डिस्क से क्या करेगा, ये एक फाइल होती है MBR ऑन स्टोरेज या फ्रॉम स्टोरेज। स्टोरेज पे MBR की फाइल को फाइंड करता है, फाइंड करने के बाद उसे भी रैम में लोड कर देता है। देन बूट लोडर क्या करता है, MBR को पता होती है कि जो सिस्टम का कर्नल है उसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो वो क्या करता है, उसे भी लोड करता है। तो जैसे सिस्टम में कर्नल लोड होगा तो कर्नल क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला जो प्रोसेस है उसे लोड करेगा। तो फ्रॉम 7.2 ऑनवर्ड, तो जो फर्स्ट प्रोसेस है सिस्टम डी, जिसकी जो प्रोसेस आईडी है वो 1 होगी। तो अभी तक हमने सिर्फ ये अंडरस्टैंड किया है कि हम पावर का बटन दबाते हैं, पावर का बटन दबाते ही जो बोर्ड का बायोस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लोड होता है, वो हार्डवेयर को चेक करता है, हार्डवेयर को चेक करने के बाद वो बूट लोडर को लोड करता है। बूट लोडर जैसे ही लोड हो रहा होता है तो साथ ही वो हार्ड डिस्क से एक इन्फॉर्मेशन उठाता है जो कि MBR होती है, और MBR को पता होता है कि कर्नल की लोकेशन कौन सी है। कर्नल लोड होते ही सिस्टम की सर्विसेज को स्टार्ट करेगा, और जो पहली सर्विस होगी जिसे वो स्टार्ट करेगा वो कर्नल की सर्विस होगी। अब ये देखना हो कि वाकई ही ऐसे ही बात है, तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है PS। PS का मतलब होता है प्रोसेस या प्रोसेस शो, और ट्री की शेप में हमें ये शो करवा दो। तो जैसे ही हम ये टाइप करेंगे और टाइप करके अगर हम इसकी जो पहला इसने प्रोसेस लोड किया है यहाँ पे देखें, तो ये लोड किया है सिस्टम डी। तो सिस्टम डी सबसे पहले लोड हुआ। सिस्टम डी ने फिर फर्दर नेट मॉडम मैनेजर को किया, नेटवर्क मैनेजर को लोड किया, VGA ऑथराइजेशन सर्विस है उसको लोड किया। तो हमने देखा कि सबसे पहला जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है दैट इज सिस्टम डी, और फिर सिस्टम डी ने मजीद सब प्रोसेस स्टार्ट किए हैं जिनकी आईडीज हैं। हम प्रोसेस मैनेजमेंट का एक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या है ये सारी कहानी। सिर्फ दिखाना ये चाहता था कि आपको ये पता चल जाए कि सबसे पहला जो प्रोसेस लोड हुआ है वो सिस्टम डी का प्रोसेस लोड हुआ है।
अब क्या करता है 7 पे, नाउ सिस्टम डी विल फर्दर लोड अदर demons एंड सर्विसेज। इसका मतलब ये हुआ कि अब सिस्टम डी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है लिनक्स में, या हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम टारगेट किए में पढ़ रहे हैं, जो फर्दर रिस्पॉन्सिबल है फॉर एवरीथिंग। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जब आप सिस्टम स्टार्ट करते हैं 6 का या 5 का, तो आप देखते होंगे कि वो एक सर्विस को स्टार्ट करता है, ओके कर देता है, फिर दूसरी सर्विस को स्टार्ट करता है, ओके या फेल कर देता है, और फिर फर्दर लोड होता रहता है। तो सिस्टम डी के इंट्रोड्यूस करने की एक रीजन ये थी कि ये सर्विसेज को पैरेलल चलाता है। मतलब जैसे हम एनसिबल में करते हैं कि हम लेट से कि वो पैरेलल, अगर हमने उसे 100 होस्ट बताया है कि आपने ये एक टास्क एग्जीक्यूट करना है, लेट से आपने ये एक यूजर क्रिएट करना है, तो वो 5 by 5 करता है, यानी कि पहले 5 पे करेगा फिर 5 पे करेगा, क्योंकि पैरेलल काम करता है। वो ऐसा नहीं करता कि सिर्फ एक पे काम करेगा फिर दूसरे पे काम करेगा फिर तीसरे पे करेगा। आप उसे चेंज कर सकते हो उस वैल्यू को, बट उसका बिहेवियर यही यही है। तो इसने भी यही काम करना है। अब इसमें फर्दर दो तीन चीजें हैं। एक तो इसमें हमने बात की है डीमंस की, उसके बाद कुछ बैकग्राउंड प्रोसेस हैं जिन्हें मैं बी जी कह दूंगा, और कुछ सर्विसेज हैं। जब ये सारी चीजें लोड हो जाएंगी तो आपके सामने लॉगिन स्क्रीन आके आप लॉगिन कर सकेंगे। अब क्वेश्चन ये है अगेन कि व्हाट इज सिस्टम डी। अभी तक तो हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि भाई सिस्टम डी की पहली सर्विस होती है जो लोड होती है, तो फिर सिस्टम डी क्या है। और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें जो पहली सर्विस लोड होती थी वो कौन सी थी। तो अभी भी अगर आप देखेंगे, इनिट की एक सर्विस होती है जो लोड होती थी पहले, और उसकी रिप्लेसमेंट कर दी है सिस्टम डी ने। तो फिर सिस्टम डी को क्या कहें, इसके डेफिनेशन क्या करें, तो हम ये कर सकते हैं, सिस्टम डी इज सिस्टम एंड सर्विसेज मैनेजर। यानी कि सिस्टम में कोई भी एक्टिविटी या कोई सर्विस के रेलिवेंट कोई भी आपने काम करना है, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसकी ऑनरशिप है, वो सिस्टम डी ले लेता है। फिर कुछ लिनक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिक्स के ज़माने से आज तक चली आ रही हैं। उसमें बहुत सारे स्क्रिप्ट्स भी हैं जो एक इसमें आप कभी आप अल्लाह करे कि एक एडवांस ट्रैक पे जाएं आप, तो इसमें एक एग्जाम होता है एडवांस सिस्टम ट्रबल शूटिंग या सिस्टम परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का एक एग्जाम है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ एडवांस लेवल के या कुछ स्क्रिप्ट लेवल के वर्किंग करेंगे जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करती हैं विद द सिस्टम। तो ये कंपेटिबल है विद सिसवी और इनट स्क्रिप्ट्स के साथ, यानी कि वो स्क्रिप्ट्स भी इसके साथ चल जाते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है कि अगर आपने कोई नया सर्विस मैनेजर हायर कर लिया है तो वो ये काम नहीं करेगा। तीसरी मैंने आपको खूबी इसकी बताई थी कि ये पैरेलल सर्विस को स्टार्टअप एंड शट डाउन करेगा।
यानी कि जैसे ही आप सिस्टम चलाते हैं तो आपका सिस्टम बहुत तेजी के साथ लोड हो जाता है। ऐसा नहीं करता कि आपकी एक सर्विस चल रही है तो फिर दूसरी चलेगी, फिर तीसरी चलेगी। ये पैरेलल में चूंकि सर्विसेज स्टार्ट होती हैं तो फिर ये काम जल्दी कर लेता है। अच्छा, अब क्या हुआ कि सिस्टम डी क्या करता है? सिस्टम डी ने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, एक कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इसको मैं कोर्स में लिख देता हूँ, सिस्टम यूनिट्स का। सिस्टम डी ने क्या किया? उसने सिस्टम डी काम ऐसे करता है कि उसने हर काम को, हर डीमन, हर सर्विस को या प्रोसेस को डिवाइड कर लिया है और नेम दे दिया है सिस्टम यूनिट्स का। अभी हम इसको भी देखते हैं। अब सिस्टम यूनिट्स हैं क्या? तो मैं ये कहूँगा कि इसको बल्कि थोड़ा सा यहाँ से ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको सही नज़र भी आए। तो आप इसको ऐसे समझें कि सिस्टम यूनिट्स तो कुछ भी नहीं है, बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं जिनको हम सिस्टम यूनिट्स का नाम दे देते हैं। और अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, हर फाइल किसी ना किसी सर्विस के साथ या प्रोसेस के साथ एसोसिएट होती है। आप ये कह सकते हो कि हम जितने भी सॉफ्टवेयर, यानी कि जब सिस्टम स्टार्ट होता है तो स्टार्टअप से लेके लॉगिन होने तक उसे जिन जिन स्क्रिप्ट्स की और जिन जिन सर्विसेज को उसने स्टार्ट करना होता है या जो प्रोसेस उसने एग्जीक्यूट करने होते हैं, हर एक चीज बिलोंग करती है एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल के साथ। सिस्टम क्या करता है कि हिरार्की में उनको रीड करता है। अब जो रीड करने का तरीकाकार है, सिस्टम डी यानी कि रीड करता है। यानी कि सिस्टम डी को कैसे पता चलता है कि इस सर्विस को मैंने पहले स्टार्ट करना है, इसको बाद में स्टार्ट करना है? इसके पास ये लिस्ट कहाँ पे होती है? तो इसने लिस्ट को ऐसे मेंटेन किया है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम पे लोग काम कर रहे थे, रेड हैट की टीम, तो उन्होंने इसकी हिरार्की बना दी कि भाई सबसे पहले तुम यहाँ पे जाके देखना, अगर तुम्हें यहाँ पे फाइल मिल जाए तो फिर तुम यहाँ पे देख लेना और फिर यहाँ पे देख लेना। तो 3 लेवल की इन्होंने इसकी हिरार्की मेंटेन की है। सबसे पहले अगर आप ईटीसी में जाएं और ईटीसी में एक डायरेक्टरी होगी सिस्टम डी के नाम से, और सिस्टम डी में फिर सिस्टम। यहाँ पे मैं अपने इस रेड हैट के सिस्टम पे आ जाता हूँ और साथ साथ टर्मिनल खोल के हम ये कोशिश cd/etc सिस्टम डी और फिर सिस्टम, यहाँ पे देखें तो ls-la कर लेते हैं हम। तो ये बहुत सारी डायरेक्टरीज बनी हुई हैं और हर डायरेक्टरी के का नेम है और नेम के एंड पे लिखा हुआ है वांट्स, कहीं पे रिक्वायर्स लिखा हुआ है, कहीं पे वांट्स लिखा हुआ है, कहीं पे सर्विस लिखा हुआ है, कहीं पे टारगेट लिखा हुआ है। अभी इन सब का क्या मतलब है ये भी देख लेते हैं। लेट्स से मैं एक डायरेक्टरी खोलता हूँ cd मल्टी यूजर डैश मल्टी डैश यूजर डॉट टारगेट डॉट वांट्स, और यहाँ पे चला जाता हूँ, यहाँ पे लिस्ट आउट करता हूँ। तो लिस्ट आउट करने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे तो बहुत सारी सर्विस पड़ी हुई हैं। तो एक सर्विस का नाम है atd डॉट सर्विस, ऑडिट डी डॉट सर्विस, अवाही डैश डीमिन डॉट सर्विस, क्रॉन डी डॉट सर्विस, कप्स डॉट पाथ, dnf डैश मैक
मेक कैशे डॉट टाइमर फायरवॉल डी डॉट सर्विस IRQ बैलेंस डॉट सर्विस के डंप डॉट सर्विस और ये सारी चीजें। बस अभी तक हमने ये देखना है कि यहाँ पे ये चीजें पड़ी होती हैं। मकसद क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, ये जो फाइलें हैं मैनेज्ड बाय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, बल्कि बाय एडमिन कर देता हूँ, यानी कि इनको एडमिन ने मैनेज करना है। फिर एक दूसरी लोकेशन होती है जहाँ पे फिर मजीद फाइलें पड़ी होती हैं, यानी कि कंप्यूटर क्या करता है, सबसे पहले यहाँ पे आके फाइल को चेक करता है किसी को भी। अगर वो फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, अब वो फाइल क्या है, उस फाइल को हम कह रहे हैं सिस्टम यूनिट। और सिस्टम यूनिट की जो फाइल है उसमें क्या है, कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है कोई। तो बेसिकली सिस्टम यूनिट्स आर नथिंग बट दैट आर द कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, जिनकी हिरार्की क्या है कि जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा तो सबसे पहले वो ETC सिस्टम डी में सिस्टम में जाके देखेगा। अब किन फाइलों को देखेगा पहले वो, ये भी हमने देखना है। तो दूसरी एक और कॉन्फ़िगरेशन होती है जहाँ पे रन की एक डायरेक्टरी हमने पढ़ी थी कि जहाँ पर रन टाइम पे हमारे प्रोसेस लोड होते हैं, सिस्टम डी। और यहाँ पे भी रन की डायरेक्टरी में भी एक सिस्टम डी के नाम से डायरेक्टरी बनेगी और यहाँ पे फिर सिस्टम। अगेन मैं अपनी मशीन पे वापस आता हूँ, एक नया टर्मिनल खोलता हूँ और CD होम में वापस आए और CD/ रन सिस्टम डी और सिस्टम LS करें, LS-LAH करें। तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। क्यों नहीं पड़ा हुआ कि यहाँ पे जो कुछ भी आएगा जब हम कुछ सर्विस स्टार्ट करेंगे और अगर वो सर्विस को डेटा जनरेट करती है, कोई लॉग्स जनरेट करती है, वो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो अभी तक हमने ऐसा कुछ किया नहीं, हमने जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट किया है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा, हालांकि यहाँ पे डेटा आएगा लेटर ऑन। तो मैं इसे कह सकता हूँ क्रिएटेड फाइल्स हियर एट रन टाइम इफ रिक्वायर्ड। फिर एक लोकेशन है USR लेब, यानी कि लाइब्रेरी की डायरेक्टरी, सिस्टम डी अगेन और फिर सिस्टम। आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी बाइनरीज होती हैं, उनके एक्चुअल लोकेशन जो है वो USR के अंदर होती है, USR लिब में या USR के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज होती हैं वहाँ पे होती है। अभी हम इस लोकेशन पे जाते हैं, एक नया मजीद टर्मिनल खोल लेते हैं। LS करके देखें आप, बल्कि LS-LAH कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे भी देखें कि जो फाइलें हम ETC सिस्टम डी में जाके देख रहे थे एट दिस लोकेशन, उससे मिलती जुलती फाइलें तो यहाँ पे भी पड़ी हुई हैं। लेकिन आप देखेंगे एक फर्क है बहुत बड़ा। फर्क ये है कि ETC सिस्टम डी में जो भी फाइल पड़ी हुई है वो बेसिकली एक्चुअल फाइल नहीं है बल्कि एक लिंक है।
और ये टारगेट किसको कर रहा है? अगर आप देखें तो ये लिब में सिस्टम डी सिस्टम और यहाँ पे टारगेट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा, अभी हम एक काम करते हैं, अभी मैं pwd करके लोकेशन में हूँ ETC सिस्टम डी के अंदर। मैं यहाँ पे ls-lah एक सर्विस होती है पाइप ग्रिप SSHD की। अभी आप देखें कि ये नेम यहाँ पे आ रहा है। अभी मैं काम करूंगा, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, ls-lah जो कि रन टाइम पे है, रन में, जबकि यहाँ पे डेटा है। तो मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ ls-lah पाइप ग्रिप SSHD। ये देखें यहाँ पे एक SSHD डॉट सर्विस के नाम से एक फाइल आ रही है। मैं एक नया टर्मिनल खोलता हूँ और नया टर्मिनल खोल के मैं इस सर्विस को बंद कर देता हूँ। अच्छा, सिस्टम डी जब लॉन्च किया गया तो हमने कहा कि ये एक सिस्टम मैनेजर है या सिस्टम एंड सर्विसेज मैनेजर है। तो इसको रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक नया टूल भी इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था सिस्टम CTL, यानी कि सिस्टम कंट्रोल। अब सिस्टम कंट्रोल चूंकि एक ही सर्विस है, आपको अलग से कुछ टूल की जरूरत नहीं है, तो ये जो सिस्टम मैनेजर है यही किसी सर्विस को बंद करेगा, यही ऑन करेगा, यही इनेबल करेगा, यही डिसेबल करेगा। सब एक्टिविटी अब सिस्टम CTL के लिए हैं। तो बजाय कि मैं फर्दर नीचे डिटेल में जाऊं, अब एक और चीज डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग इसी के रिगार्डिंग, और फिर हम इसको, मैं यहाँ पे ब्रेक दे लेता हूँ, यहाँ पे फिलहाल पास कर लेता हूँ। हमें सिर्फ अभी तक ये पढ़ा है कि यार जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो लोड होते हुए वो सबसे पहले जो सर्विसेज लोड करता है, लोड करने के लिए जिस डायरेक्टरी से जाकर देखता है वो ETC में सिस्टम डी सिस्टम में पड़ी होती है एक डायरेक्टरी, और वहां पे जो भी फाइलें पड़ी होंगी वो उनको लोड करेगा ड्यूरिंग सिस्टम स्टार्टअप। अब यहाँ पे किस किस लेवल पे कौन सी चीज लोड करेगा ये अलग क्वेश्चन है, अभी हमने देखना है। लेकिन उससे पहले भी हमने एक डिस्कस किया कि यार ये फाइल क्या है, तो इस फाइल के बारे में हमने पढ़ा, ये सिस्टम यूनिट है। अब सिस्टम यूनिट को मजीद उधेड़ के देखते हैं कि यार सिस्टम यूनिट ओके जबरदस्त, इसकी थोड़ी सी मजीद डेफिनेशन करके देखते हैं ताकि हमें मजीद क्लियरिटी आए कि ये सिस्टम यूनिट्स होते क्या है। तो मैं सिस्टम यूनिट की अगेन यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेता हूँ आपको बताने के लिए। नंबर एक तो ये है कि एनी रिसोर्स, अगेन मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो इफ़ आई एम डूइंग सम मिस्टेक तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट, और आपने उसकी करेक्शन कर लेनी है। मिसाल के तौर पे एनी रिसोर्स दैट द सिस्टम नोज हाउ टू ऑपरेट एंड मैनेज इज यूनिट। यानी कि ऐसा कोई भी रिसोर्स जिसका सिस्टम को पता है कि इसको कैसे मैंने मैनेज करना है, कैसे ऑपरेट करना है, ये कहीं वो लिख देगा। यानी कि अगर मैं कुछ सॉफ्टवेयर बनाता हूँ और मैं सॉफ्टवेयर कहता हूँ कि यार ये मेरा सॉफ्टवेयर तब चलेगा जब इसकी सर्विस भी स्टार्ट हुआ करे, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को बताऊंगा कि यार मैं एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना रहा हूँ और मेरे इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस कब स्टार्ट होगी, कैसे स्टार्ट होगी, सब कुछ इसके अंदर लिख देता हूँ। तो तुम्हें अलहदा से कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस इस सिस्टम की फाइल को अपनी इस लोकेशन पर रख लेना, क्योंकि जब भी तुमने चलना होता है तो तुमने देखना होता है इस फाइल को, और इस फाइल के अंदर मैंने सारा बिहेवियर लिख दिया इस सर्विस का, इस एप्लीकेशन का। तो चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ये कह रहा है कि ये एक यूनिट फाइल होगी, या इसे मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं कहूंगा बल्कि एक यूनिट फाइल कहूंगा,
इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक मैंने अपने एप्लीकेशन को डिजाइन किया और एक फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना दी जिसको मैंने यूनिट कह दिया। तो जब हम यूनिट की तारीफ करेंगे कि सिस्टम यूनिट है क्या, तो हम ये कहेंगे यार एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जिसको ये पता है या ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता है कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसे कैसे मैनेज करना है और ऑपरेट करना है। तो ये तारीफ है सिस्टम यूनिट की। उसके बाद अगेन मैंने बताई कि दीज इसे रिसोर्सेज कह देता हूँ। यार ये किसी ने मुझे मैसेज किया है, सॉरी। ओके जी, दीज रिसोर्सेज या यूनिट्स जिनको हम कन्फिगरेशन फाइल कहते हैं आर डिफाइंड इन या डिफाइंड बाय यूनिट कन्फिगरेशन फाइल्स। These unit / configuration files are described by their types। यानी कि ये एक टाइप की नहीं होती, ये मल्टीपल टाइप की होती हैं। सम ऑफ यूनिट टाइप्स आर, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं कुछ, बहुत सारे हैं, मैं कुछ लिख रहा हूं। सम ऑफ दीज सर्विस यूनिट्स हैं। अब जब मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूं तो आप अज्यूम कर लें कि मैं बेसिकली इसको आगे कर लेता हूं ताकि आइडेंटिफिकेशन। हाँ, सर्विस यूनिट्स हैं, सॉकेट यूनिट्स हैं, फिर हमारे पास पाथ यूनिट्स हैं। इसी तरीके से माउंट यूनिट्स हैं, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। इसी तरीके से डिवाइस यूनिट्स हैं। इसी तरीके से माउंटिंग हमने लिख लिया, एक और होता है टारगेट यूनिट्स हैं। तो अब मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे आता हूं और यहां पे लिखता हूं, एक नया टर्मिनल खोल के और cd होम में आ गया। मैं जस्ट यहाँ पे टाइप करूंगा systemctl, एंटर। तो ये क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी यूनिट्स हैं सबको शो करवा देगा। अगर मैं systemctl लिख के एंटर कर देता हूँ, अगर मैं ये इसको टैप प्रेस करके आप नेक्स्ट भी जा सकते हैं, क्यू से क्विट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इतना लिख दूं, systemctl -list -units, list -units units, प्लीज लें। नहीं, यहाँ पे आना चाहिए लिस्ट डैश यूनिट्स, लिख लेते हैं ऐसे। तो ये क्या करेगा, जितने भी एक्टिव यूनिट्स है ना सबको शो करवाएगा। फिर मैं कहता हूँ कि यार मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसे यूनिट्स शो करवाओ जिनकी टाइप सर्विस है।
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टाइप इज इक्वल टू टाइप हाइफन सर्विसेज कर दूंगा, या अगर सर्विस है तो। यार हाइफन हाइफन लगता है इसके साथ, हाइफन हाइफन टाइप। ये सर्विसेज के यूनिट लोड हो गए हैं सारे। अब आप चाहते हैं कि यार किसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो लिखा हुआ है, अब जाहिर है हमें ये पता चल गया कि हर सर्विस के अगेंस्ट क्या होगी, कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी जिसको हम यूनिट्स कह रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि यार किसी एक सर्विस का स्टेटस देखते हैं कि क्या है। तो सिस्टम सीटीएल स्टेटस, लेस से हमने कहा SSHD, तो उसने कहा ये चल रही है। और वो कहता है कि मैंने इसको लोड कहाँ से किया है, तो USR लिब सिस्टम डी और सिस्टम, और उसके अंदर एक नेम है SSHD डॉट सर्विस, और वो कह रहा है कि इनेबल्ड है। ठीक है, फिर ये फर्दर उसकी डॉक्यूमेंटेशन बता रहा है कि ये जो है ना, एक जगह बता रहा है कि इसका ये प्रोसेस आईडी है, इतने MB ये ले रहा है जगह, और मजीद उसकी कहानी सुना रहा है जिसमें मुझे अभी इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्विट कर देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि यार मैं ये देखना चाहता हूँ कि कोई सर्विस इस टाइम एक्टिव है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इज लगा दूंगा, और इसके बाद फिर मजीद है। तो वो कह रहा है कि आप क्या चेक सकते हो कि इज एक्टिव, क्या SSHD, क्या SSHD की सर्विस इस टाइम एक्टिव है या फेल्ड है। SSHD, तो कह रहा फेल्ड नहीं है बल्कि एक्टिव है। तो इसी तरीके से मैं मल्टीपल चीजें देख सकता हूं अपने सिस्टम की। तो सिस्टम CTL क्या करेगा, हमें सर्विसेज के बारे में या कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएगा, स्टेटस बताएगा। इसी तरीके से अगर मैंने किसी सर्विस को जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया कि सर्विस का स्टेटस देखना है, हमने किसी सर्विस को स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट, रीस्टार्ट, इनेबल का मतलब होता है इनेबल कर देना हमेशा के लिए, जब भी सिस्टम स्टार्ट हो तो साथ इनेबल हो जाए। डिसेबल, तो ये सारे काम आप किसके साथ करेंगे, आप सिस्टम CTL के साथ करेंगे, जो पहले आप किसके साथ करते थे, जैसे हम RHL 7 में 6 में करते थे, सर्विस स्टार्ट या नेटवर्क सर्विस स्टार्ट इस तरह करते थे, या सर्विस नेटवर्क स्टार्ट इस तरह करते थे। अब हम क्या करेंगे, सिस्टम CTL, और आगे हम अपने पैरामीटर बताएंगे। प्लीज होल्ड फायर वाइल, मैं अभी। तो मैं बात कर रहा था कि सिस्टम CTL के साथ हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो सर्विसेज हैं उनका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि सिस्टम की सर्विस का इस टाइम क्या स्टेटस है। मिसाल के तौर पे इस टाइम इसकी नेटवर्क की सर्विस बंद है, तो मैं देख सकता हूँ कि सिस्टम CTL स्टेटस बताओ मुझे नेटवर्क मैनेजर का। तो इसने कहा नेटवर्क मैनेजर तो चल रहा है भाई। अब मैं यहाँ पे क्विट करता हूँ और पिंग करके देखता हूँ लेट से yahoo.com को, तो उसने कहा नहीं जी, हालांकि नेटवर्क मैनेजर चल रहा है। तो अभी ये थोड़ा सा हम इसमें एक डिग आउट करेंगे कि थोड़ा सा फर्क है, इस दफ़ा 8 में थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है। तो वो अभी मैंने लिखा सिस्टम CTL स्टार्ट नेटवर्क, फेल टू स्टार्ट नेटवर्क डॉट सर्विस यूनिट डॉट सर्विस नॉट फाउंड। अब ये जो नेटवर्क का जो
यूनिट है उसे RHEL 8 में इन्होंने रिमूव कर दिया, ख़त्म कर दिया है। इसको पार्ट बना दिया है उसका नेटवर्क मैनेजर का। अभी ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब नेटवर्क की बारी आएगी। फिलहाल मैं ये काम करने की कोशिश कर रहा हूँ तो कह रहा है ही नहीं। तो अगर मैं सिस्टम CTL लेट्स से स्टॉप कर देता हूँ SSHD को, तो ये सर्विस स्टार्ट हो गई, स्टॉप हो गई। और अब मैं देखता हूँ यहाँ पे इज एक्टिव, तो वो कहेगा इनएक्टिव है। और मैं ये कहूँगा इज इनेबल्ड, तो वो कहेगा इनेबल्ड तो है। और इज स्टार्टेड, आई थिंक इसका नहीं है मेरे मुझे। इनेबल्ड है, फेल्ड है, और इज सिस्टम रनिंग। तो आप ये 4-5 स्टेटस इससे चेक कर सकते हैं अपनी सर्विसेज के। इसी तरीके से अगर आपकी कोई सर्विसेज हैं और उन सर्विसेज की आप मास्किंग करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं अपनी मशीन पे आ जाता हूँ, बंडू वाली पे। तो सिस्टम CTL के साथ आप क्या लगा लेंगे, स्टार्ट, स्टॉप, इनेबल, डिसेबल्ड, डिसेबल, और फिर क्या लगा लेंगे, इज एक्टिव, इज रनिंग, इज इनेबल्ड, इज डिसेबल्ड, ABLED। डिसेबल का मेरे ख्याल में नहीं है, डिसेबल का नहीं है। तो ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं थ्रू द सिस्टम CTL। अब आप चाहते हैं, समटाइम आपका दिल करता है कि यार कुछ सर्विस है, मैं उसे बंद करता हूँ लेकिन कोई बंदा उसे स्टार्ट कर देता है, तो मैं उसको मास्क कर देता हूँ। मास्क का मतलब ये है कि यार आपकी जो सर्विस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना, वो हाइड हो जाएगी। उसे कोई बंदा ऑन नहीं कर सकेगा जब तक अनमास्किंग नहीं होगी, यानी कि उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ जाएगी सिक्योरिटी की कि कोई बंदा उसे चला ना सके। मिसाल के तौर पे आप चाहते हो कि यार फायरवॉल की सर्विस इस टाइम चल रही है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आते हैं, तो स्टेटस फायरवॉल D, इस टाइम ये सर्विस चल रही है। मैं चाहता हूँ कि इसे मैं बंद कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे स्टॉप फायरवॉल D। और स्टॉप करने के बाद मैंने ये सर्विस स्टॉप कर दी। इवन कि मैंने ये कर लिया कि मैंने इसको डिसेबल कर दिया कि जब कोई बंदा ABLE इसको चलाने की कोशिश करे तो ये चले भी ना, मतलब ये सिस्टम के साथ स्टार्ट ना हो, फायरवॉल D की सर्विस हमेशा के लिए बंद हो जाए। बट लेट्स से कि एक और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, वो अचानक आता है और वो इस सर्विस को कर देता है इनेबल, ये स्टार्ट कर देता है लेट्स से। तो अब आप देखेंगे कि इसकी सर्विस का जो स्टेटस है वो स्टार्टअप पे आ गई है। अब मैं चाहता ये हूँ कि नहीं यार, मुझे इसे हमेशा के लिए बंद करना है, इसे कोई चला भी ना सके, तो मैं क्या करूंगा, सिस्टम CTL इसको मास्क कर दूंगा, इसे स्टॉप करूंगा फायरवॉल D, और स्टॉप करने के बाद मैं यहाँ पे मास्क कर दूंगा, MAS के मास्क। अब आप देखें कि इसने एक एक्टिविटी की है, क्या एक्टिविटी की है, चलो छोड़ देते हैं। तो इसने उसे मास्क कर दिया है, /dev में नल फेंक दिया है। अब मैं सिस्टम CTL स्टार्ट फायरवॉल D करूंगा, तो वो कह रहा है कि यार ये तो है ही, मास्क होगी सर्विस।
आप इसे नहीं चला सकते। तो अगर आपने इसे चलाना है तो चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनमास्क करना पड़ेगा। अनमास्क, और अब आप इसे चलाएंगे तो ये चल जाएगी फायरवॉल डी की सर्विस। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, हाउ टू मास्क और अनमास्क अ सर्विस। सिस्टम CTL मास्क, मिसाल के तौर पे फायरवॉल डी, और सिस्टम CTL अनमास्क, मिसाल के तौर पे फायरवॉल डी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर जी व्हाट इज डीमन, या डीमन प्रोसेस क्या होते हैं। तो मुझे कोई आंसर करेगा इसका कि क्या है इसका जवाब। एवरीवन इज देयर। Yes, boss. Everyone is there. ओके, तो इसका जवाब है किसी के पास। सर थोड़ा आइडिया है कि ये बैकग्राउंड की सर्विसेज को सपोर्ट देने के लिए जो सर्विसेज एक्टिव रहती है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ स्पेसिफिक याद नहीं है। ऐसा कोई चीज है कि बैकग्राउंड सर्विसेज जो चल रही होती है वो डेमिन के साथ लिंक्ड होते हैं। ओके, अच्छा ये एक थ्योरी है, कोई कहता है कि यार ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड सर्विस होती है, कोई कहते हैं ये बिग सर्विस होती है। एक्चुअल में जिस भी सर्विस के साथ डी लग जाए, डीमन, डी फॉर बैकग्राउंड है ना, ठीक है, बी ने डी, ये वाली डी, या ये डी वाली फॉर डी, डेल्टा, या ठीक है। तो जिस भी सर्विस के साथ डी लग जाती है, वो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके कि सिस्टम जब स्टार्ट होता है तो स्टार्ट के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, तो उनमें से किसी एक लेवल के साथ वो स्टार्ट हो जाती है और फिर वो चलती रहती है। तो एक्चुअल जो इसका मतलब है कि डीमन है क्या, तो डीमन ऐसे प्रोसेस होते हैं जो सिस्टम के मुख्तलिफ लेवल्स के साथ चल जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक ट्रबल शूटिंग जब करते हैं तो हम कहते हैं कि यार हम यूजर लेवल 1 पे आ गए हैं, या ट्रबल शूटिंग लेवल पे आ गए हैं, तो कुछ सर्विसेज तो वहां पे भी अवेलेबल होती हैं। जैसे माउंट की सर्विस वहां पे अवेलेबल होती है, माउंट कर सकते हैं, लेकिन SSHD की सर्विस वहां पे अवेलेबल नहीं होती। तो सर्विस और डीमन तो ये भी है। बिल्कुल। तो सिस्टम के मुख्तलिफ लेवल्स पे कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो एक्टिव हो जाती हैं, आपको उनको एक्टिव करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कौन सा लेवल है, ये भी हमारा एक पार्ट है। तो नॉर्मली हम उनको डीमन्स कहते हैं। तो अब आप इसे बैकग्राउंड सर्विस कहें या डीमन कहें या बिग सर्विस कहें, मुख्तलिफ लोगों ने इसके मुख्तलिफ नेम रखे हुए हैं और अपने तौर पे इसकी थ्योरीज डेवलप की हेलो, हुई हैं। बुक में कहीं इसकी कोई थ्योरी नहीं लिखी हुई। जी जी बोलें। नहीं नहीं, बस मैं माइक चेक कर रहा था, ठीक है। ओके, जैसे मैं पहले बोल रहा था, आपको आवाज मेरे ख्याल से नहीं आ रही थी बैकग्राउंड की, या तो अभी हम क्या करते हैं, मैंने अभी जब एक सर्विस को बंद किया यहाँ पे थोड़ी देर पहले, अच्छा खैर, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमने बात की कि यार बेसिकली ये जो यूनिट्स होते हैं, ये यूनिट्स कुछ भी नहीं है, कन्फिग्रेशन फाइलें होती हैं, और हर कन्फिग्रेशन फाइल में उस जिसके लिए वो कन्फिग्रेशन फाइल बनाई गई होती है, वो कोई जैसे HTTPD है, VSFTPD है, FTP का जो सर्वर है, उसके अंदर उसके कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए गए होते हैं।
तो हम क्या करते हैं, एक खोल के देख लेते हैं फाइल, SSHD की ही फाइल खोल के देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो कैट, बल्कि हम चले जाते हैं cd/etc/systemd और सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे कुछ आपने देखा होगा कि जगह पे लिखा हुआ है basic.target.wants, bluetooth.target, फिर कहीं पे getty.target लिखा हुआ है, कहीं पे graphical.target लिखा हुआ है, कहीं पे multi-user.target लिखा है। तो let me open cd-multi-user.targets.want, और यहाँ पे मैंने ls किया तो यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज मुझे मिल गई हैं, और यहीं पे मुझे SSHD की सर्विस मिल जानी चाहिए जो कि ये पड़ेगी। मैं कैट करके देखता हूँ SSHD.service को, तो उस फाइल के अंदर लिखा हुआ है यूनिट, और फिर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ओपन SSH सर्वर डीमन, डॉक्यूमेंटेशन उसने बताई हुई है कि यहाँ पे होगी, और ये कब स्टार्ट होगी। तो वो कह रहा है कि यार सबसे पहले नेटवर्क की सर्विस स्टार्ट होगी, यानी कि network.target में, ठीक है। और फिर वांट्स क्या है, इसकी एक रिक्वायरमेंट है SSHD-keygen.target, ये भी एक सर्विस है, कहीं यहाँ पे लिखी होगी। और फिर सर्विस में लिखा हुआ है कि यार ये क्या क्या करे, इसके लिए इन्वायरमेंट बनाया गया है, फिर ये एग्जीक्यूट स्टार्ट है, एग्जीक्यूट रीलोड है, और किल मोड है, रीस्टार्ट ऑन फेलियर है। यानी हम देखते हैं ना, अक्सर आपने विंडोज में देखा होगा कोई सर्विस फेल हो जाती है तो हम उसमें रीस्टार्ट का काउंट हो जाता है कि 1 मिनट बाद स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ पे 42 सेकंड के बाद रीस्टार्ट हो जाएगी। और वो कहता है कि इंस्टॉल का क्या मतलब है, वांटेड बाई, यानी कि रिक्वायर्ड बाई डैश मल्टी डैश यूजर डॉट टारगेट। अब इसका मतलब ये है कि यार एक यहाँ पे एक और टॉपिक है, अभी हम उसको पढ़ भी लेते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख देता हूँ जो मुझे अभी मेरे जहन में आई है। रीलोड भी होता है कि आपने किसी सर्विस को बंद करके रीलोड कराना है, और स्टार्ट, स्टॉप और रीस्टार्ट, रीस्टार्ट या रीलोड, आई थिंक रीलोड है, रीस्टार्ट तो बंद हो गया। अच्छा, सम टाइम आप ये चाहते हैं कि आप इसका ना टाइम ही चेंज कर दें, ये जो रीस्टार्ट वाला है, आप कहते हैं कि यार ये 10 सेकंड बाद रीस्टार्ट हो जाए, या ये 20 मिनट वेट करें। तो हमने ये देखा कि जब भी कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो वो अपनी अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल या जो अपना यूनिट होता है वो खुद ही क्रिएट कर देता है, और क्रिएट करके कहाँ रख देता है। अभी हम यहाँ पे थे, एक यहाँ पे मैंने टर्मिनल ओपन किया हुआ है, दिस वन, pwd करके देखते हैं तो हम ऑलरेडी यहाँ पे ETC में हैं, और यहाँ पे भी ETC में हैं। एक मेरे पास ये टर्मिनल है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं हम किस जगह पे हैं, ये यहाँ पे। तो इस लोकेशन पे सारे के सारे जितने भी सिस्टम यूनिट्स हैं पड़े हुए हैं, हर यूनिट का अपना एक मकसद है। जैसे जैसे आप चीज़ें पढ़ते चले जाएंगे और चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। लेकिन इस लोकेशन पे अगर आप देखें जहाँ पे हम अभी बैठे हैं, यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट डायरेक्टरीज बनाई हुई हैं। ये जो डायरेक्टरीज हैं आपने मे भी हो सकता है कि एक होता है एक कॉन्सेप्ट, यूज कर रहे होंगे आप, रन लेवल का, कि सिस्टम इस टाइम किस लेवल पे चल रहा है। जैसे मुराद, लेट्स से अंडरस्टैंड ऐसे करते हैं कि 0 से मुराद पावर ऑफ है, 1 से मुराद सिंगल यूजर है, 2 से मुराद भी सिंगल यूजर है, लेट्स से
3 से मुराद लेट से ट्रबल शूटिंग है, या ये भी सिंगल यूजर है लेट से। 4 से मुराद GUI है, नहीं CLI है। 5 से मुराद GUI है। 6 से मुराद लेट से रीस्टार्ट। तो हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं रन लेवल्स की बात की थी। पढ़ते हैं हम रन लेवल्स, तो कोई है जो बता दे कि रन लेवल्स क्या होते हैं? Anyone have idea about run levels? सर थोड़ा बहुत याद था, बस अब ये जो सिस्टम शट डाउन करते थे किसी जमाने में, तो ये वैल्यूज के साथ अभी रिकैलकुलेट करना पड़ेगा सर। अच्छा, अभी वो आप लोग का इधर यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं रन लेवल। आपको बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशन मिल जाएंगी, बल्कि VS टारगेट्स। ये एक अच्छी चीज जगह है, अच्छा फोरम है। तो होता क्या है कि आपके सिस्टम के मुख्तलिफ लेवल्स हैं, हर लेवल का एक मतलब है। यानी कि रन लेवल 0 है, इज मैच्ड बाय पावर ऑफ डॉट टारगेट। तो हमारे सिस्टम में अगर आप यहाँ पे आए, मैं एक नया से खोल लेता हूँ टारगेट, ये सिस्टम CTL, और यहाँ पे कहीं लिखा होगा गेट डैश सिस्टम CTL और गेट डैश डिफॉल्ट। इसको मैं ऐसे क्लियर कर लेता हूँ और दोबारा इसे ला के देखता हूँ। तो एक जगह पे लिखा हुआ है ग्राफिकल डॉट टारगेट, यानी कि इस टाइम में जब काम कर रहा हूँ तो मैं एक टारगेट में बैठा हूँ। तो जो पुराना हमारा सिस्टम था, ये जिसकी मैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नोट्स में, यानी कि जब इनिट का प्रोसेस चलता होता था तो हम इन्हें रन लेवल्स कहते थे। आर द लेवल्स ऑफ सिस्टम वेयर मल्टीपल level of services daemons loaded. For example, on 0 is equal to power of। अच्छा, अगर आप नहीं ऐसे ना करें, बल्कि इसका एक और आसान तरीका हो सकता है इसको बयान करने का, यहाँ से मैं समझा भी देता हूँ खैर आपको। तो होता क्या है कि कंप्यूटर में ना मुख्तलिफ लेवल्स डिफाइन किए गए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ने मुख्तलिफ लेवल बनाए हैं। वो कहता है कि यार मेरा ये जब लेवल लोड होगा, पहले तो उसने एक सीक्वेंस बनाया है कि सबसे पहले कौन सा लेवल लोड होगा। एग्जीक्यूशन का एक सीक्वेंस बनाया है कि सबसे पहले लोड कौन सा लेवल होगा। तो अगर हम ये समझ जाएं कि कौन सा लेवल लोड होगा, तो हम काफी हद तक चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब इसमें सबसे पहला जो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है ना, वो है लेवल्स की। कि मिसाल के तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम में एक मोड होता है सिंगल यूजर मोड, जिसे हम ट्रबल शूटिंग मोड भी कहते हैं, कि यहाँ पे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने ट्रबल शूटिंग करनी है। ओके, जबरदस्त बात।
ट्रबल शूटिंग अगर हो गई तो किस लेवल पे होगी और क्या होगी। मिसाल के तौर पे अब जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, मेरे सिस्टम का कर्नल कोई रिमूव कर दे, डिलीट कर दे, तो मैं इस लोकेशन पे बैठ के अभी अपने कर्नल को रीस्टोर नहीं कर सकता, उस पर कुछ नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, मुझे किसी एक ऐसे लेवल पे मूव करना है जहां पे मैं बस इतनी सी सर्विसेज लोड हों कि मैं कर्नल को लोड कर लूं, चाहे कोई एक्स्ट्रा डीवीडी लगा के कर लूं, कोई सीडी लगा के कर लूं, बहरहाल मैं कर सकूं, वो काम कर लूं। तो इस काम के लिए फिर लेवल्स डिफाइन किए गए थे, जिन्हें हम पहले रन लेवल्स कहते थे। ये इसने बताया भी हुआ है। वो कह रहा है कि while the system is running you can switch the target run level, meaning only services as well as units defined under that target will now run on the system। जैसे वो ये कह रहा है कि अगर आपने एक लेवल से दूसरा, अच्छा सबसे पहले तो आप रन लेवल्स को समझो कि यहाँ पे इसने बताया है, यहाँ पे यहाँ पे भी नहीं है, और मैं सिर्फ ये लिखता हूँ, एक्सप्लेन रन लेवल्स। अच्छा ये देखें जी, when a Unix system boots first the init process is started which is actually responsible for running other startup scripts which is mainly involved in initialization of hardware वगैरह वगैरह। फिर वो कहता है कि a run level can simply be throw as a state of your system enters like, ओहो भाई क्या आ गया है, कहाँ था मैं, like if a system is in a single user mode it will have run level 1, while if the system is in multi-user mode it will have a run level 5। अब यहाँ पे इसने ना कुछ रन लेवल डिफाइन किए थे, यहाँ पे आ रहे होंगे, ये आ गए हैं इस जगह पे, इसको हम उठा लेते हैं और उठा के करके यहाँ से कॉपी अपने इस नोटपैड में ले जाते हैं जहाँ पे हम काम कर रहे थे। वो कहता है जी जीरो का मतलब है कि सिस्टम बंद है, सिंगल वन का मतलब है सिंगल यूजर मोड। सिंगल यूजर मोड में क्या होता है कि जब हमने सिस्टम की ट्रबल शूटिंग करनी होती है, आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ है, विंडोज़ पे काम करते हैं, सम टाइम पावर का जर्क आता है, आपका सिस्टम रीबूट हो जाता है ड्यू टू सम रीज़न, और रीबूट होने के बाद अक्सर आप देखते हैं कि वो कहता है सेफ मोड में स्टार्ट करो या ट्रबल शूटिंग मोड में स्टार्ट करो। आपने देखा होगा कि सेफ मोड में ना ग्राफिक का ड्राइवर लोड नहीं होता, तो कभी आपका कभार आपने को काम करना हो, आप सिस्टम रीस्टार्ट करते हैं, जैसे रीस्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो अगेन रीबूट हो जाता है, डंप कर जाता है। तो हम क्या करते हैं, फिर F8 करके उसको कहते हैं कि यार सेफ मोड में स्टार्ट करके देखते हैं जहाँ पे नेटवर्क की सर्विस बंद हो जाती है। फिर उसमें एक और मोड भी होता है, सेफ मोड विद नेटवर्किंग, यानी कि आपके नेटवर्क की सर्विस चल जाती है लेकिन आपका फुली नेट जो सिस्टम है वो उसकी सारी सर्विसेज लोड नहीं होती। तो आप ट्रबल शूटिंग के लिए मुख्तलिफ लेवल्स यूज करते हो, जिस तरह विंडोज में मुख्तलिफ, जैसे अच्छा सेफ मोड है, सेफ मोड विद अब्बास भाई नेटवर्किंग है, और अब्बास भाई थोड़ा सा हाँ 15 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा, नमाज पढ़ के आ जाए, सर की टाइम हो जाता यार बस ये ना थोड़ा सा रह गया, इसे करके फिर हम एक ब्रेक करेंगे इंशाल्लाह। है। अच्छा अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि इसे कंप्लीट कर लें फिर ब्रेक करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो बात में ये कर रहा था, अगर आपको शायद अभी मेमोराइज हो गया होगा कि हमारे विंडोज में भी मुख्तलिफ मोड्स होते हैं, जैसे सेफ मोड है, सेफ मोड विद नेटवर्किंग है, और वगैरह वगैरह, या एक उसमें आता है लास्ट नाउन गुड कॉन्फ़िगरेशन। F8 करके आप मुख्तलिफ ट्रबल शूटिंग मोड में चले जाएं तो लिनक्स में भी ट्रबल शूटिंग करने के लिए जो लिनक्स के बनाने वाले हैं, ऑपरेटिंग को डिजाइन करने वाले हैं, उन्होंने मुख्तलिफ लेवल सेट किए हैं इसके। अच्छा, लिनक्स 6 तक उन्हें कहते थे रन लेवल्स, लेकिन जब RHEL 7 में सिस्टम डी को इंट्रोड्यूस किया गया तो इन्होंने कहा कि यार अब रन लेवल का नाम हमने चेंज कर दिया है और आजकल इनका नाम टारगेट हो गया है। ठीक है, तो अब हम उन्हें टारगेट कहते हैं, पहले हम उन्हें रन लेवल्स कहते थे। तो रन लेवल में जैसे हमने कहा कि जीरो का मतलब क्या है,
पावर ऑफ। 1 का मतलब क्या है, सिंगल यूजर मोड। सिंगल यूजर मोड में जब आप होते हैं तो आपके पास CLI अवेलेबल हो जाती है, सिस्टम की कुछ 10% कोई सर्विसेज अवेलेबल होती हैं जो चल रही होती हैं, और उन पे बैठ के आप क्या कर सकते हैं, सिस्टम का बूट लोडर कोई प्रॉब्लम कर रहा है सिस्टम में, जैसे सम टाइम आपने 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिए तो आपका जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम एक लोड नहीं हो रहा होता, उसको फिक्स करना है। आपकी कोई पार्टीशन आपने को गलत माउंट कर दी या पार्टीशन डिलीट कर दी और ETCFS टैब में उसकी एंट्री पड़ी हुई है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रीलोड नहीं हो रहा, तो आप क्या करते हैं, सिंगल यूजर मोड में बैठ के आप अपने ड्राइव को एक्सेस करते हैं और एक्सेस करके फिर उसमें से वो एंट्री रिमूव कर देते हैं। कैसे करते हैं ये अलग चैप्टर है। फिर आप चाहते हैं कि सम टाइम आपका सिस्टम देखें वो मल्टी यूजर मोड विद नो NFS सर्विसेज, अगर रन लेवल 2 पे हैं आप, और अगर रन लेवल 3 पे हैं तो मल्टी यूजर मोड अंडर द कमांड लाइन इंटरफेस एंड नॉट अंडर द ग्राफिक यूजर इंटरफेस। अगर आप 4 पे हैं तो यूजर डिफाइनेबल, ये ऑपरेटिंग ये जो रेड हैट वाले उन्होंने अपने किसी काम के लिए रखा हुआ है। 5 का मतलब होता था आप मल्टी यूजर मोड अंडर GUI, यानी कि आपके पास ये जो GUI इंटरफेस आ रहा है ये मल्टी यूजर मोड की वजह से मल्टी यूजर मोड का पहले मतलब ये होता था इसका मल्टी यूजर मोड या GUI ग्राफिक मोड। और 6 का मतलब होता था रिबूट, यानी कि टोटल लेवल आपके पास 7 होते थे। अभी क्या किया इन्होंने, चेंज कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे खोल रहा था, ये खोला भी हुआ है मैंने, तो यहाँ पे देखें कि अब 0 का मतलब है पावर ऑफ, 1 का मतलब है रेस्क्यू। आपके सिस्टम में आता है ना यार, सिस्टम को रेस्क्यू करना है। फिर 2, 3 और 4 का नाम इन्होंने एक रख दिया कि ये मल्टी डैश यूजर डॉट टारगेट है, यानी कि ये CLI यूजर मोड है। तो अगर आप रन लेवल 2 में भी तो वो सर्विसेज लोड होंगी, 3 में वही लोड होंगी, 4 में वही लोड होंगी। अगर ये क्यों रखा है ये एक अलग क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम जब ग्राफिकल टारगेट में होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम हमारा जो ये GUI लोड हुआ है हमारे ग्राफिकल टारगेट में, और रिबूट डॉट टारगेट करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रिबूट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ और लॉगिन करके मैंने यहाँ पे एक कमांड दी, और कमांड जो है मैं सिस्टम मैनेजर के थ्रू दूंगा जो कि हमारा सिस्टम CTL है इस टाइम। मैंने कहा सिस्टम CTL गेट डैश डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट इस टाइम टारगेट है उसको मुझे बताओ। अगर मैं यहाँ पर रन लेवल लिखूं तो क्या आएंगे, तो वो कहता है 5 पे हो, आप रन लेवल 5 पे हो इस टाइम, N5। N5 का मतलब क्या है कि रन लेवल 5। अच्छा, अब ये जो रन लेवल 5 इसने शो करवाया, बेसिकली ये इसका शॉर्टकट है, सॉफ्ट लिंक है। तो अब मैं चाहता हूँ ये हूँ कि यार मैं इस रन लेवल से मूव कर जाऊँ किसमें, किसी और रन लेवल में। तो मैं क्या करूँगा, सिस्टम CTL और अपने सिस्टम को आइसोलेट करूँगा। सिस्टम CTL आइसोलेट का मतलब है टेम्परेरी मूव हो जाओ किस में, मिसाल के तौर पे रेस्क्यू डॉट टारगेट में। तो ये क्या करेगा, आपको रन लेवल 1 पे ले जाएगा। अब देखें, अक्सर आपने देखा होगा कि ये कमांड आ जाती है कंट्रोल D टू कंटिन्यू, ये गिव रूट पासवर्ड फॉर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में आपने जाना हो। अब कंट्रोल D मैंने किया तो वो क्या किया, वो कह रहा है कि जो डिफॉल्ट टारगेट सेट है उसमें जाना है आपने। तो मैंने कहा कंट्रोल D, तो वो मुझे डिफॉल्ट में, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको एक दफ़ा, लोड हो जाए जल्दी से। ये देखें सिस्टम CTL गेट डैश डिफॉल्ट, इससे मुझे बताया यार अभी तुम जो बैठे हो ना वो ग्राफिकल डॉट टारगेट में हो। मैं कहता हूँ यार मेरे पास मल्टीपल लेवल्स हैं, 0 से लेके लेट से 6 तक। उसमें हम रन लेवल कहते थे, अब इसमें हम क्या कहते हैं, टारगेट्स कहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यार मैं, मेरा जो टारगेट है इस टाइम ग्राफिकल है, तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं CLI में चला जाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, सिस्टम CTL आइसोलेट करूँगा इसे, और मल्टी डैश यूजर डॉट टारगेट, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2, 3 और 4 जो टारगेट हैं ये मल्टी यूजर टारगेट हैं, और रेस्क्यू डॉट टारगेट जो है सिंगल यूजर मोड है पुराने के मुताबिक। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो इसने लिखी हुई है ये यहाँ तक, इसको कॉपी करके अपने नोट्स में पेस्ट कर लेते हैं ताकि आपके पास क्लियरिटी आ जाए।
दूसरा हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसने एक और चीज लिखी है, वो कहता है सेटिंग अ न्यू डिफॉल्ट टारगेट लेवल। तो ये कह रहा है जी ग्राफिकल डॉट टारगेट है डैश मल्टी यूजर टारगेट है, तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। हम इसको छोड़ते हैं, अपनी इस मशीन पे आते हैं जहाँ पे हमें काम कर रहे हैं। तो अगर मैं रेस्क्यू मोड में नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि CLI मोड में चला जाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, या मैं एक काम करता हूँ, हम एक काम करते हैं कि देखें ये सिस्टम मेरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मैंने इंस्टॉल किया है, इंस्टॉल विद ग्राफिक डेस्कटॉप। यानी कि जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमने पूछा था ना RHL7 विद डेस्कटॉप या GUI, सर्वर विद GUI हमने यस सेलेक्ट किया था। अब मैं बिल्कुल। कहता हूँ कि यार है तो ये GUI इंटरफेस, लेकिन मुझे GUI बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं तो चाहता हूँ कि CLI में काम करूँ हमेशा। या आप कहते हो कि यार मैंने GUI इंटरफेस इंस्टॉल कर लिया, कभी अगर मुझे GUI में जाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं यूज़ कर लूँगा, लेकिन मैं उसमें काम कुम कोई नहीं करता, मैं तो CLI का यूज़र हूँ, CLI पे मुझे मज़ा आता है काम करने में। तो मैं क्या करूँगा, टेम्परेरी के बजाय इसे परमानेंट स्टोर कर दूंगा। तो मैं कहूँगा यहाँ पे सेट डैश डिफॉल्ट और यहाँ पे मल्टी डैश यूजर डॉट टारगेट कर दूंगा। सिस्टम CTL सेट डैश डिफॉल्ट मल्टी डॉट डैश यूजर डॉट टारगेट। तो यार मेरा जब भी सिस्टम स्टार्ट होगा बाय डिफॉल्ट किस मोड में स्टार्ट होगा, मल्टी यूजर में। तो अभी मैं नहीं जा रहा, जैसे ही मैंने ये काम किया तो अब देखें क्या हुआ है, उसने रिमूव्ड ETC सिस्टम डी सिस्टम में डिफॉल्ट डॉट टारगेट, ये रिमूव करके कहाँ कर दिया है, डिफॉल्ट डॉट टारगेट क्या था इसका, GUI। तो अभी इसने क्या कर दिया, मल्टी डैश यूजर डॉट टारगेट, ये एक लिंक क्रिएट कर दिया। क्रिएटेड कहाँ से लिंक क्रिएट किया है, यहाँ से किया है। और सेट कहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है। तो अभी जब मैं जो बात बता रहा था, आपको बताने की कोशिश ये कर रहा था कि यार /etc सिस्टम डी और सिस्टम, यहाँ पे ये जितने भी लेवल्स पड़े हैं ना, हर डायरेक्टरी यानी कि ls-lah, हर डायरेक्टरी में ना मुख्तलिफ आपके यूनिट्स पड़े हुए हैं। तो लेट्स से कि जब आपका मल्टी डैश यूजर डॉट टारगेट पे आप यानी कि CLI पे चले जाएंगे, तो कौन सी सर्विसेज आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी CD। और जब आप GUI आपका लोड होगा तो कौन सी सर्विसेज इनेबल होंगी। जब आपका यहाँ पे कहीं रेस्क्यू भी लिखा होगा, बेसिक डॉट टारगेट डॉट वार्ड्स, ये यहाँ पे कहीं रेस्क्यू आता है। तो जब आपकी रेस्क्यू की सर्विस आप लेवल पे होंगे तो कौन सी सर्विसेज लोड होंगे। तो जब अब आप कहते हो कि यार मेरी कोई ऐसी ऐसी सर्विस है वो सर उस वक्त लोड हो जब मैं GUI को लोड करूं, वैसे लोड ना हो, तो आप क्या करेंगे, उसका शॉर्टकट उस यूनिट फाइल का क्रिएट कर देंगे इधर। क्योंकि हमने अभी इस अपनी इसमें नोट्स में पढ़ा है कि सिस्टम क्या करता है, सबसे पहले यहाँ पे चेक करता है इसमें कि इसमें कौन कौन सी फाइलें पड़ी हैं, और यहाँ पे चेक करने के लिए सबसे पहले वो क्या करता है कि मेरा डिफॉल्ट टारगेट कौन सा सेट है। तो इसी तरीके से उसने क्या किया है, हर टारगेट के एंड पे के अंदर फाइलें रखी हुई हैं। जैसे हम खोलते हैं CD ग्राफिकल डॉट टारगेट, अब इसमें देखें उसे दो सर्विस, एक अकाउंट की सर्विस लोड करता है, अकाउंट्स डैट डीमन डॉट सर्विस, यू डिस्क डॉट सर्विस। जबकि सबसे ज्यादा सर्विस कहाँ पे लोड करता है, CD मल्टी यूजर डॉट टारगेट्स। यहाँ पे जाके देखेंगे तो सारी सर्विसेज यहाँ पे SSHD की और आपकी वीडियो की सर्विस, ये पढ़ेंगे हम SSHD की, RPC की, यानी कि सारी सर्विसेज आपकी यहाँ पे लोड हो जाती हैं। इसका मतलब है कि जब आपका CLI लोड होता है तो आपके सारी सर्विसेज चल रही होती हैं, सिर्फ GUI में आपको ये एप्लीकेशन वगैरह मिल जाती हैं, जो ये वगैरह ये नहीं मिलती हैं आपको उधर CLI में। तो अब इस सिस्टम को मैं करता हूँ रिबूट, और रिबूट करने के बाद ये स्टार्ट होगा। तो अब इस दफा जब आपके सामने स्क्रीन आएगी, GUI नहीं आएगी बल्कि CLI आएगी, क्योंकि आपने अपने सिस्टम मैनेजर से कहा, यानी कि सिस्टम डी से कहा, जिसका जो टूल है उसको मैनेज करने के लिए सिस्टम CTL है, कि यार मुझे GUI को लोड नहीं करना, मेरे CLI दिया करो बस मुझे। ये देखें इस दफा मैं रूट से लॉगिन हुआ और यहाँ पे मैंने पासवर्ड दिया, तो अब मेरे सामने जो स्क्रीन आ रही है वो सिर्फ CLI की आ रही है, GUI आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार मेरे सिस्टम में GUI इंस्टॉल नहीं है, मैंने अपने सिस्टम में एक लेवल सेट कर लिया है कि यार मेरा सिस्टम हमेशा CLI में ही लोड हो, वो GUI में जाए ही ना। और हमें पता है कि CLI लेवल पर सारी सर्विसेज लोड हो जाती हैं, यानी कि आपका फुल फ्लेज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। तो जब आप इंस्टॉल करते हैं ना सर्वर, मिनिमल सर्वर इंस्टॉल,
तो बाय डिफॉल्ट उसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चूंकि इंस्टॉल ही नहीं होता, जो ग्राफिकल डॉट टारगेटेड सर्विसेज है वो होती नहीं है उसमें। तो एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो एग्जाम में भी क्या होगा, आपके पास जो मशीन होगी वो होगी जीयूआई इंटरफेस के साथ, बट आपको जब सामने आएगी ना तो वो सीएलआई इंटरफेस में आएगी। तो आप सिस्टम क्या करेंगे टेम्परेरी तौर पे, अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जो आप नहीं कर पा रहे सीएलआई में और आप चाहते हैं कि यार ये तो ग्राफिकल टूल से हो जाता है सही, काम ज़बरदस्त हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, सिस्टम सीटीएल सबसे पहले चेक करेंगे इसका गेट डैश डिफॉल्ट, ये वाला चेक करेंगे। और फिर यहाँ से आप क्या करेंगे सिस्टम, अच्छा देखिए अब मेरा परमानेंट जो है जो टारगेट वो सेट कौन सा है, मल्टी यूजर के, मेरा सीएलआई में स्टार्ट हो हमेशा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मैं फिलहाल चला जाऊँ ग्राफिकल में, तो मैं यहाँ से ग्राफिकल डॉट आइसोलेट करके ग्राफिकल में चला जाऊँगा। तो टेम्परेरी अगर आपने जाना है तो आप करेंगे आइसोलेट, और अगर आपने परमानेंट मूव होना है तो फिर आप क्या करेंगे, सेट डैश डिफॉल्ट की कमांड से जाके आप क्या कर देंगे, टारगेट सेट कर देंगे। और ये होते क्या हैं, हमने ये पढ़ा कि बेसिकली ये सिस्टम के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, हर लेवल पे आपकी कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होती है। और हमने कौन से पढ़े हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है एक, कि वो आपसे कह देता है कि सिस्टम को मल्टी यूजर मोड में डिफॉल्ट टारगेट सेट कर दो, या वो ये कह सकता है कि आप जीयूआई में हो तो आप सिस्टम को आइसोलेट करके सीएलआई में ले जाओ, या वो आपसे ये कह हो सकता है आपको सिस्टम के चलाते हुए कोई एरर आ जाए, आपने कोई काम, जैसे मिसाल के तौर पर लड़के क्या गलती करते हैं कि अक्सर वो ये गलती करते हैं कि जब स्टोरेज का चैप्टर होता है तो वहाँ पे वो पार्टीशन को इटसेल्फ डिलीट कर देते हैं, लेकिन ईटीसीएफएस टैब में उसकी एंट्री पड़ी रहती है। अब ईटीसीएफएस टैब कब चेक होती है, सिंगल यूजर मोड में चेक होती है, यानी कि जैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा तो वो ईटीसीएफएस टैब की फाइल को चेक करता है बूट लेवल पे ही। अगर वहाँ पे उसे कोई ऐसी एंट्री हुई पड़ी है जो कि फिजिकली स्टोरेज के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड नहीं करने देता, वहीं पे एरर देता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड ही नहीं होता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रेस्क्यू मोड में जाना पड़ेगा। रेस्क्यू मोड में जाके आप क्या करेंगे, किसी तरीके से आप ईटीसीएफएस टैब की फाइल को एक्सेस करेंगे, और एक्सेस करने के बाद उसमें चेंजेस करके आप वापस आ जाएंगे। यानी कि आपको दो टूल्स वहाँ पे चाहिए, एक तो आप किसी तरीके से चले जाएं ईटीसीएफएस टैब की फाइल को चेक कर लें, और दूसरा उसको खोल के उसके अंदर एडिटिंग कर सकें। तो इसका मतलब है कि आपको VIM की या VI की भी जरूरत पड़ेगी, या नैनो की जरूरत पड़ेगी, जो टेक्स्ट एडिटर्स हैं। तो आप ये समझो कि अगर आपसे अक्सर वो क्वेश्चन कर सकता है कि यार टारगेट्स क्या होते हैं सिस्टम में, तो आप ये बता सकते हैं कि सर जी टारगेट का मतलब ये होता है कि सिस्टम में जो सिस्टम बनाने वाले हैं उन्होंने मुख्तलिफ लेवल सेट किए हैं, हर लेवल पे कुछ सर्विसेज लोड होती हैं। अच्छा, वो आपसे पूछ सकता है कि कितने टारगेट हैं डिफॉल्ट सिस्टम में, तो आप कह सकते हैं 7 हैं जी। वो कहेगा कहाँ से लेके कहाँ तक, आपको 0 से लेके 6 तक। वो कहेगा अच्छा ठीक है, 6 का मतलब क्या है, तो आप बताओगे रीबूट डॉट टारगेट। तो रीबूट डॉट टारगेट का मतलब क्या है, सिस्टम रीबूट हो जाएगा। ग्राफिकल डॉट टारगेट क्या है, ग्राफिक्स लोड हो जाएंगे, जीयूआई इंटरफेस लोड हो जाएगा। मल्टी डैश यूजर का मतलब क्या है कि यार आपका सारा फुल फ्लेज ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, बस उसमें जीयूआई नहीं होगा। तो जब हम कहते हैं ना कि मिनिमल इंस्टॉलेशन, तो वो क्या करता है, जीयूआई की जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं उन सबको खत्म कर देता है। जो जीनूम सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल ही नहीं करता, जो जीयूआई हमारा डेस्कटॉप है, जीनोम का सॉफ्टवेयर, बाकी सब कुछ इंस्टॉल। यानी कि आपको जरूरत नहीं, जब आप करते हैं ना यूबंटू का सर्वर डाउनलोड करते हैं और आप कहते हैं कि उसमें एक सर्वर है और एक उनका डेस्कटॉप है, तो सर्वर मशीन का मतलब ये है कि यार सर्वर को कौन जीयूआई इंटरफेस लोड करता है, वहाँ पे कोई नहीं करता, तो आपको ग्राफिकल टारगेट की जरूरत ही नहीं है। तो वो उसके अंदर पैकेज ही उतने डालते हैं। हाँ, अब रेस्क्यू डॉट टारगेट में आपने जाना है तो वहाँ पे अपने सिस्टम की ट्रबल शूटिंग करनी है। जीरो का मतलब पावर ऑफ होता है। अब आपसे कोई ये क्वेश्चन भी कर सकता है कि ये बताओ कि रन लेवल्स में और टारगेट्स में क्या फ़र्क होता है। तो आप कहें जी सिस्टम डी जो है जब से बना है तो उन्होंने इसको रीनेम करके कर दिया टारगेट्स। फिर वो कहेगा अच्छा ठीक है, रन लेवल के मतलब बताओ कि 0 का क्या मतलब होता था, 1 का क्या मतलब होता था, 2 का मतलब क्या होता था, 3 का मतलब क्या होता था। इंटरव्यू में अक्सर ये लोग क्वेश्चन कर लेते हैं थ्योरेटिकल। तो मैंने आपको फ़र्क समझा दिया कि जब इनिट की सर्विस थी पहली तो वो क्या करता था, रन लेवल्स को यूज़ करता था। अब रन लेवल्स को RHEL 7 से ऑनवर्ड चेंज करके टारगेट्स कर दिया गया है। और टारगेट क्यों किया गया है, क्योंकि उन्होंने सिस्टम डी की डायरेक्टरी जो मैंने आपको बताई है, हर डायरेक्टरी के अंदर एक सिस्टम की एक अलग-अलग डायरेक्टरी बनाई है, और हर डायरेक्टरी के अंदर उसके रेलिवेंट सर्विसेज फेंक दी हैं कि जब ये लेवल लोड होगा, यानी कि सिस्टम जब इस लेवल पे होगा तो ये चीज़ें लोड हो जाएँ। तो आप देखें कि जब हम यहाँ पे
सॉरी, मैं जल्दी से इसे लॉगिन कर लूँ। आप देखें ना कि जैसे ही मैं ये काम करता हूँ, सिस्टम CTL डिसेबल डिसेबल मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ फायरवॉल, इसको SSH की सर्विस को हमेशा के लिए बंद कर दो। तो ये क्या करता है, ये जो उसका लिंक क्रिएटेड था असल में, तो ये कहाँ पे इंस्टॉल होता है, यहाँ से एक रिमूव कर देता है इसके लिंक को। और ये देखो कहाँ पे पड़ा हुआ है, multi-user.target के फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। तो जब ये सर्विस ही यहाँ पे नहीं होगी, सिस्टम स्टार्ट करते हुए इस फाइल को चेक करेगा और ये सही फाइल मिलेगी नहीं है, उसकी सर्विस को स्टार्ट ही नहीं करेगा, इनेबल नहीं करेगा। तो जैसे ही हम इनेबल करेंगे तो होगा क्या, देखें ये इनेबल का स्क्रिप्ट करता क्या है। इसने क्या किया, यहाँ से ये सर्विस उठाई और उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दी बस। अच्छा, आप चाहते हो कि यार ये ना CLI मोड के साथ जब लेवल पे सिस्टम आता है तो वहां पे लोड ना हुआ करे, बल्कि GUI में हो, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव करें और आप अपनी तरफ से यानी कि LN करके सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर दें। कहाँ पे, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ETC में /ETC सिस्टम D में सिस्टम, और सर सिस्टम के पहले अंदर आप सोर्स कहते नहीं हैं, आता, हाँ जी, पहले इसमें सोर्स आता है ना LN के अंदर, हाँ तो सोर्स ही तो बता रहा हूँ मैं। तो डायरेक्ट अच्छा डेस्टिनी अच्छा, है ना। ठीक है ठीक है ठीक ठीक। यहाँ पे हम कह देते हैं SSHD में कर देता हूँ डॉट सर्विस, और किस कहाँ से लिंक क्रिएट करे, मिसाल के तौर पे इस लोकेशन से करते ही। मैं क्या करूंगा, यहाँ से रिमूव कर दूंगा, इस फोल्डर में जाके ये रिमूव कर दूंगा RM की कमांड से, और यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। तो क्रिएट करूंगा तो क्या होगा, जब मेरा कंप्यूटर चलेगा तो SSH की सर्विस लोड ही नहीं होगी। कब लोड होगी, जब मैं GUI से लोड करूंगा। यस। ठीक है, तो ये जो टारगेट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आज का जो चैप्टर था हमारा, जिसको हम सिस्टम D की बात कर रहे हैं, अभी कुछ और चैप्टर भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो वो तकरीबन हमने कंप्लीट कर लिया है सारा। इसका जो टास्क थे वो करके देख लिए हैं, सिस्टम CTL को देख लिया है, और सर्विसेज को कंट्रोलिंग के, आप सर्विसेज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली। जैसे मैंने आपको बताया कि आप वहाँ पे उसकी कन्फिगरेशन फाइल में जाके जो यूनिट की कन्फिगरेशन, वहाँ पे टाइम चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। बट जो मैंने आपसे बात की वो कॉमन सबकी बात कर ली, टारगेट्स क्या होते हैं, और टारगेट्स के अंदर जो डायरेक्टरीज हैं उनके अंदर क्या पड़ा होता है, और किस क्यों इनको टारगेट कहा गया है, और ये जो हमारी डीमंस हैं ये कहाँ से लोड होती हैं, इसकी सर्विस कहाँ पे डिफाइन की गई होती है, ये सारी चीज़ें। सिस्टम यूनिट्स क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइलें क्या हैं, सिस्टम डी काम कैसे करता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो आई होप कि मेरे ख्याल में अब आपकी ये अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। अब हम जब बाकी चैप्टर पढ़ेंगे या किसी सर्विस को स्टार्ट करेंगे या स्टॉप करेंगे, तो आपके पास अब इनफ नॉलेज है कि आप चीज़ें बेहतर तरीके से कर सकते हैं और विद कॉन्सेप्चुअल कर सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन यहाँ तक इस चैप्टर का है तो प्लीज़ आस्क मी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। सर जी ये जी। 3 मल्टी यूजर टारगेट्स क्यों है इसमें? ऐसा है कि एक में नेटवर्क है दूसरे में नहीं है, ऐसा है कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैंने आपको कहा ना कि आप एक आगे एक एग्जाम आता है एडवांस सिस्टम परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का और ट्रबल शूटिंग का, वहां पे जाके हो सकता है कि इस चीज को डिस्कस किया जाए। अभी इन्होंने चेंजेस किए हैं, क्यों चेंजेस किए हैं अभी तक यहाँ पे बुक में कहीं पे डिफाइन नहीं किया हुआ। बुक में सिर्फ यही डिफाइन है कि ये जो टारगेट्स थे पहले, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसको मर्ज कर दिया उन्होंने, मर्ज करके एक ही कर दिया, multi-user.target। और जो ट्रबल शूटिंग के मल्टीपल टारगेट थे, मिसाल के तौर पर उन्होंने सेकंड लेवल को टारगेट किया हुआ था, थर्ड लेवल को भी उन्होंने ट्रबल शूटिंग के लिए रखा हुआ था,
ओल्ड वर्जन ऑफ लिनक्स, उन सबको मिला के उन्होंने एक ही कर दिया, जिसका नाम उन्होंने रेस्क्यू डॉट टारगेट रख दिया है। यानी कि जिसे पहले ओल्ड जमाने में सिंगल यूजर मोड कहते थे, यानी कि अब सिंगल यूजर मोड को हम रेस्क्यू मोड कहते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम तकरीबन 15 मिनट की ब्रेक करते हैं, आप नमाज पढ़ लें और हम इंशाल्लाह 6:30 बजे दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, कितने बजे तक चलेगी सर ये क्लास? जब तक आप कहेंगे तब तक चलेगी।